Hey guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel Exam Challenger. Today I continue my revision batch series and day 8. And guys, today I start Polity lecture 1 and we will discuss for Keshwananda Bharti case. Uh, now the October 9 2020 केशवानंद भारती की डेथ हो गई थी इस 2020 में। तो गाइज़ इसके रिगार्डिंग इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार 2021 के प्रीलिम्स के लिए। तो हम आज इसको स्टडी करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ओके गाइज़, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। तो गाइज़ पॉलिटी क्लास 1 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गाइज ये कैसे डेवलप हुआ, ये केशवानंद भारती केस के ही रिगार्डिंग आया था। तो गाइज न्यूज़ में रहा है केशवानंद भारती पास्ड अवे, अभी रिसेंटली पास्ड हुए हैं। तो गाइज प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछी जाएगी कि केशवानंद भारती केस किस से रिलेटेड है फॉर द प्रीलिम्स। फर्स्ट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। सेकेंड इज द बेसिक स्ट्रक्चर। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू एंड आर्टिकल 13 एंड 14 इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड थर्ड इज 9th शेड्यूल एंड द नेक्स्ट इज कोहलो केस। गाइस ये 6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये केशवानंद भारती केस पे ही डिपेंडेंट है, ऑल 6 पॉइंट्स। तो गाइस आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम इसमें 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और गाइस जो रिमेनिंग 3 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ये केशवानंद भारती केस जो पहला जो टॉपिक है राइट टू प्रॉपर्टी। तो गाइस ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसका हम इसको पढ़ते हैं। बिफोर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। गाइज इससे पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट था, आप जानते हो। और गाइज आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1978 में क्या हो गया कि ये जो फंडामेंटल राइट था अब ये गाइज ये एक लीगल राइट नहीं रह गया है। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पर लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट कैन टेक अवे योर प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एनी ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी एक ऑर्डिनरी लॉ लेके आ सकती है आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और उस पर लॉ बना सकती है। तो गाइस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट चाहे तो लॉ लेके आ सकती है और उस पर लॉ बना सकती है, फिर वो आप पे एप्लीकेबल रहेगा, आपको वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो पहले ये 1978 जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले ये फंडामेंटल राइट था। आज की डेट में ये फंडामेंटल राइट ना रह के पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकता है, ठीक है गाइस। मैं ये सिंपल बोल रहा था आपको। तो गाइस ये सेकंड स्लाइड में आपको अब इसमें बताने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। राइट टू प्रॉपर्टी, एक मिनट। राइट टू प्रॉपर्टी ये 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, पार्ट पे डिपेंडेंट रहता है। टाइप ऑफ राइट्स पे, कंपनसेशन पे एंड एडवर्स पोजीशन पे। तो गाइज राइट टू टाइप ऑफ राइट्स पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं ज़रा। तो गाइज क्या ये फंडामेंटल राइट है? नो, आज की डेट में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 1944 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले 1978 से पहले ये फंडामेंटल राइट था, आज के टाइम में नहीं है। क्या ये लीगल राइट है? यस, ये लीगल राइट है, ठीक है गाइज, याद रखना आपको। जब ये उस टाइम पे ये लीगल राइट है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है, ये ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 19 का F एंड 31 जो ऑर्डिनरी लॉ था उसके अंदर क्या बताता है, जो फंडामेंटल जो राइट है वो 2 चीज़ बताता है कि जो कैन टेक एनी एक्शन पब्लिक पर्पस पे। भाई गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन ले सकती थी पब्लिक पर्पस के लिए। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के भी आप मतलब अंडर में आती है, लाइक ब्रिज या रोड के अंडर में अगर आ जाती है तो गवर्नमेंट जिसको पब्लिक पर्पस पे ले सकती है आपसे, ठीक है। बट उसका आपको कंपनसेशन देगी ज़रूर, ठीक है ना गाइस। 19 का F और 31 ये बताता है आपको कि प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस पे आ सकती है,
पब्लिक प्रोजेक्ट के पर्पस में आ सकती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आ सकती है, पब्लिक के काम में, तो उसमें गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगी, ठीक है गाइस। बट अब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जब आया था तो उसमें क्या कर दिया गया, 19 का F एंड 31 को रिमूव कर दिया गया फर्स्ट थिंग, और एक इंसर्ट किया गया 300 का A। ओके गाइस, ये 300A आर्टिकल इसको इंसर्ट किया गया। अब ये नॉट अ फंडामेंटल राइट, अब ये प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा। लॉ कैन टेक अवे प्रॉपर्टी, मतलब लॉ बना के आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं गवर्नमेंट अगर चाहे, मगर इस बार क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस पे आपके प्रोजेक्ट आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती थी, मगर फिर उसके साथ साथ वो आपको कंपनसेशन भी देती। बट गाइज फॉर दिस केस जब ये अमेंडमेंट हुआ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट एक लॉ लेके आ सकती है आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, और कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनसेशन मिले, कंपनसेशन नॉट नेसेसरी, ठीक है गाइस। ये थोड़ा ये डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिफोर और आफ्टर ऑफ 1978 एंड द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके गाइस, अब क्या होता है कि कंपनसेशन कंपनसेशन गवर्नमेंट अगर आपको देती है तो आपकी आज की डेट में किस चीज़ पर देगी, जो नेसेसरी है वो है आपका प्रॉपर्टी वॉज माइनॉरिटी एजुकेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है माइनॉरिटी एजुकेशन के काम में लाई गई है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। माइनॉरिटी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपकी प्रॉपर्टी आ गई है, वहाँ पे एक स्कूल बनने वाला है जो माइनॉरिटी के हक के लिए बनेगा, उस जो कि आर्टिकल 30 में इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का राइट देगी, मतलब गवर्नमेंट आपको उस पर कंपनसेशन देगी, ठीक है गाइस। एंड सेकंड जो कंडीशन है वो है पर्सनल कल्टीवेशन। अगर आपका लैंड है और आप उस पर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हो कुछ भी, है ना गाइस, तो उस पर आर्टिकल 31 के A के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट उस पर कंपनसेशन देगी, ठीक है गाइस। आर्टिकल 31 का जो A है वो ऐड किया गया था अमेंडमेंट करके 1951 में, आपको ये याद रखना है, ओके गाइस। और ये एडवर्स पोजीशन गाइस ये न्यूज़ में थी अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने आपको ऐड कर दिया इस टॉपिक में। इसमें ये बताया था कि जो जैसे कोई पर्सन है, अगर वो 10 या 12 साल से, इसमें 12 ईयर दिया हुआ है आपको, कि कोई भी पर्सन पिछले 12 साल से किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करके बैठा हुआ है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी है और आपने उसको किराए पे दे दी, अपने कोई शॉप है या अपनी लैंडमार्क है, लैंड एरिया है, आपने उसको रेंट पे दे दिया लास्ट 12 ईयर से, और आज की डेट में वो क्लेम करते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है गाइस, तो वो उसको क्लेम करता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो आप उस पर एक्शन नहीं कर सकते। देखो, इफ़ समवन इलीगल ऑक्यूपाइड योर प्रॉपर्टी, अगर इलीगल तरीके से वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, ठीक है ना, पिछले 12 साल से, एंड यू डिड नॉट टेक लीगल एक्शन, आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। व्हेन यू लॉस इट्स ओनरशिप, जब आप अपनी ओनरशिप को लॉस कर लेते हैं उस टाइम पे, तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। मगर ये न्यूज़ आई थी गाइस, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट इसको नहीं मानती, गवर्नमेंट ने इस न्यूज़ को नहीं माना, ठीक है ना गाइस। तो बस ये इतनी सी न्यूज़ थी जो आपको याद रखनी है। तो गाइस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्या लेके आए, 300 का A आर्टिकल, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ अभी, एक सेकेंड। आर्टिकल 300A बताता है आपको, जस्ट हाँ, आर्टिकल 300 का A बताता है आपको कि कोई भी पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव ऑफ दिस प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। हाँ, जो जस्ट वेट गाइस, अगर 300 का A ये बताता है
कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकता, मतलब छीन नहीं सकता, से बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बस अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो छीन सकती है। अगर लॉ ना बना हो तो आपकी एक्वायर प्रॉपर्टी को कोई एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है ना, डिप्राइव नहीं कर सकता, आपकी प्रॉपर्टी से आपको क्या कहते हैं, बेघर नहीं कर सकता, ठीक है ना गाइस। मगर अगर लॉ आ गया तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पास कर सकती है और आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है जब उसका मन चाहे। और एक और बात, ये 300 का जो ए है, 300 का ये जो है, जो प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कोई भी एक एक्शन लेके आया है, एक नोटिस लेके आ गया गवर्नमेंट की भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी रोड में आ रही है, कोई भाई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या ब्रिज बनने वाले हैं या हाईवे बनने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। कुछ भी अगर उसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, उसके बियॉन्ड में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, तो गवर्नमेंट उसको क्या, आप बताइए, क्या उसको एक्वायर करेगी या आपको वापस कर देगी या क्या करने वाली है। तो मैं बता देता हूँ गाइस, अगर वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा हो, प्लान एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब एक सिर्फ नोटिस लेके आए हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी ये रोड में आ रही है, ठीक है ना, उसके लिए एक एक्शन लेके आए, एक नोटिस लेके आए, तो गाइस अगर नोटिस आया है गवर्नमेंट का तो वो चेंज हो सकता है, आप उस पर क्लेम कर सकते हो, उसको आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो अगर आपने चैलेंज किया तो वो प्रोजेक्ट वहाँ से हट सकता है, ठीक है ना गाइस। अगर वो जैसे 300 का ए प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन, अगर वो लेजिस्लेटिव एक्शन पे अगर बात आ जाती है, मतलब नोटिस होने के बाद फिर बात पहुँच जाती है लेजिस्लेटिव पे, तो वो गाइस उस पर फिर वो एक्शन कर सकता है, फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपसे छीन जाएगी और आप गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना गाइस। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस था, आपको ये पता होना चाहिए, एक बार ही अच्छे से पढ़ लेना आप। अब गाइस ये नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें मैं आपको बता देता हूँ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बात है गाइस कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, या अमेंडमेंट ही करने का तरीका है किसी भी बात को मनाने का, या जो भी है मैं बताता हूँ। आर्टिकल 368 हम कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं अमेंडमेंट करने के लिए, और अमेंडमेंट हम करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी फॉर द पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी को कायम करते हैं फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। वो पास होने के बाद एक अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है, एक है स्पेशल मेजॉरिटी, हमको फिर रेक्टिफाई कराना पड़ेगा 50% स्टेट्स के साथ एक सिंपल मेजॉरिटी से। हमारे जैसे इंडिया में 28 राज्य हैं, स्टेट हैं, हम उसमें से 50% स्टेट्स के साथ इसको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफाई बाय 50% स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें फिर रेक्टिफाई कराना पड़ेगा 50% स्टेट्स के साथ, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। एक सेकंड कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये थी सिंपली हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है, और फिर वो अमेंडमेंट हो जाएगा 368 विद द हेल्प ऑफ 368। एंड द सेकंड कंडीशन इज स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें रेक्टिफाई कराना पड़ेगा 50% स्टेट के साथ, ठीक है गाइज। एंड कुछ कंडीशन है जो विदाउट आर्टिकल 368 की हमें ज़रूरत नहीं होती, उसको हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कराना होता है। अब मैं कुछ बता देता हूँ, आर्टिकल स्पेशल मेजॉरिटी और आर्टिकल 368 में हमें किस किस चीज़ की मदद की, मतलब कहाँ पे यूटिलाइज होता है, ठीक है ना गाइस। ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जब भी तो यूज़ में आ रही है। तो गाइस ये लिखा है इसमें एलोकेशन करना है हमें राज्यसभा की सीट्स का। गाइस जैसे कि इंडिया में 28 राज्य हैं, हर एक जगह पे इक्वल सीट तो नहीं है ना, किसी के पास कहाँ किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में ज़्यादा सीटें हैं।
अगर हमें किसी भी स्टेट की सीट को बढ़ाना है या फिर डिक्रीज़ करना है, घटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्पेशल मेजॉरिटी की मदद से, ठीक है ना, स्पेशल मेजॉरिटी की हेल्प से हम उसको हटाना होगा। उसको मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसको हमको पास कराना है, ठीक है ना। फिर वहाँ से जैसे कि यूपी में जितनी सीटें हैं 80 सीटें हैं, तो उसको हमें कम करना है, राज्यसभा की सीट को या बढ़ाना है, तो इसकी मदद से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। ऐसे ही हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सेवन शेड्यूल में अगर हमें कुछ चेंज करना है, जैसे कि कुछ स्टेट की लिस्ट में है, सपोज जैसे कि एजुकेशन था स्टेट लिस्ट में था, उसको कंकरेंट लिस्ट में लेके चले गए। आज की डेट में करंट में हेल्थ पे बात चल रही थी कि जो ये स्टेट का सब्जेक्ट है इसको कंकरेंट में लेके आ जाएं, कि उससे क्या होता है कि सेंटर भी उस पर वो कर सकती है, वो मतलब वर्क कर सकती है और अच्छा सा अपने अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो एलोकेशन कर सकती है, ठीक है ना गाइस। तो स्टेट मतलब सेवन शेड्यूल सॉरी। थर्ड इज़ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको कुछ भी चेंजिंग लाना हो उसके रिगार्डिंग भी आप इसमें लेके आ सकते हो, ठीक है ना गाइस, जो कि आपको पता है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विस जो काउंसिल है, गुड और सर्विस जो काउंसिल है, वो भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास कराना है। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें 50% का सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है इसमें, सिंपल मेजॉरिटी के, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम आर्टिकल 368 की मदद से हम इन चीज़ों को अमेंड करते हैं, ठीक है गाइस। अब सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, अब आते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, जिसमें हमें आर्टिकल 368 की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि शेड्यूल सेकंड है, वहाँ पे हम इसकी मदद करते हैं, इसकी हेल्प से हम इसको अमेंड करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी की मदद से हम इसको पास करते हैं शेड्यूल सेकंड। अब शेड्यूल सेकंड क्या बताता है, शेड्यूल सेकंड गाइस ये एमोलमेंट्स देता है, जो कि सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया, किस के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कैग। अगर हमको इसके रिगार्डिंग कुछ भी अमेंडमेंट करना हो, एग्जीक्यूटिव पावर में कुछ चेंज, बिल में कुछ लेके आना हो, तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में कुछ चेंज करना हो तो सिंपल मेजॉरिटी ही काफ़ी है, ठीक है ना भाई। उसके अलावा अगर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ कुछ करना हो तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी, गवर्नेंस के वर्क में कुछ करना हो, अमेंडमेंट मतलब पास करना हो, तो सिंपल मेजॉरिटी की से ही हो जाएगा। स्पीकर, अब इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए अब आप पढ़ लेना इसको, इसके बारे में फिर भी एक बार। स्पीकर के केस में, डिप्टी स्पीकर के केस में, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करते हैं, ठीक है ना गाइस। अब इसके अलावा गाइस शेड्यूल 5 में यूज़ होता है, शेड्यूल 6 में यूज़ होता है। 5 मतलब शेड्यूल ट्राइब्स में यूज़ होता है, SC ST शेड्यूल 6 में यूज़ होता है, ठीक है ना गाइस। उसके अलावा हम कोई भी बाउंड्री को, हम किसी भी स्टेट को ऐड करना हो, अगर हमें अल्टर करना हो, किसी भी बाउंड्री को घेरना हो या नेम को चेंज करना हो हमें स्टेट के, ठीक है ना गाइस, उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी पास करने के लिए, उसमें 368 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस, याद रखना। हमें क्रिएट करना हो या अबॉलिश करना हो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसमें भी हमें पहले तो सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, और फिर उसके बाद अपने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी, ठीक है गाइस। उसके अलावा कोरम को अगर हमें चेंज करना हो, जैसे कि 1/10 कोरम ज़रूरी है पार्लियामेंट में, या हमें सैलरी में कुछ चेंज करना हो MPs की, है ना, MP की जो सैलरी बढ़ानी हो, घटाने से तो ये बढ़ाने के लिए ही होगा ये, क्योंकि MPs की सैलरी घटाने के लिए पास थोड़ी ना होगा कोई सिंपल मेजॉरिटी से, कोई सारे MP मान थोड़ी ना जाएंगे इस बात को, तो मतलब ये है कि सैलरी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है गाइस। और इंक्रीज़ करना पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखो गाइस वर्डिंग पे जाओ आप, इंक्रीज़ करना पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ानी हो, अगर
तो उसके लिए भी हम सिंपल मेजॉरिटी से ही पास करना है। ठीक है गाइस, क्या पावर घटा भी सकते हैं क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कभी पावर पार्लियामेंट के थ्रू घटाई नहीं जाएगी, हमेशा बढ़ा ही जाएगी। वो कैसे कह सकते हो आपकी हमेशा पावर बढ़ाई जाएगी है गाइस? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना गाइस? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या आता है गाइस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 पिलर होते हैं, जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तो इसका मतलब है तीनों के पास इक्वल पावर है। पार्लियामेंट के पास जो है पावर, इक्वल पावर है, कुछ पावर है, ठीक है गाइस? तो इट मीन्स ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम की पावर को डिप्राइव नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, है ना? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको घटा नहीं सकता पार्लियामेंट, सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है गाइस, अब हम आगे आते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट करना हो, नॉट बाय द ऑर्डिनेंस। क्या हम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं? हम उसके लिए देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंडमेंट करना हो तो हम उसके लिए हम ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट क्या अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट का रोल है? नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। ठीक है, और सेकंड इज़ नो जॉइंट सीटिंग। हम जब अमेंडमेंट कर रहे होते हैं उसमें जॉइंट सीटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। अगर कोई भी बिल आता है अमेंडमेंट से रिलेटेड तो प्रेसिडेंट को उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, होल्ड नहीं करके रख सकता या वापस नहीं दे सकता अगर कोई बिल आता है प्रेसिडेंट के बाद अमेंडमेंट वाला। ठीक है, याद रखना। बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, बिल प्रेजेंट नहीं करते, नाइदर एदर, मतलब किसी भी हाउस से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी प्रेजेंटेड लिखा हुआ है, कोई से भी हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से पास कर सकते हो। क्या प्राइवेट मेंबर बिल भी पास कर सकते हैं? यस। ठीक है ना गाइस, ये याद रखना है। अब गाइस बेसिक स्ट्रक्चर, तो गाइस अब हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पहले से ही था? नहीं, ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ना ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, याद रखना इसका। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन केशवानंद भारती केस में 1973 में। सुप्रीम कोर्ट में 1973 में इसमें मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, केशवानंद भारती केस, याद रखना फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जुडिशरी क्या देखो इसमें क्या कहता है, जुडिशरी बट कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या हमारा जो जुडिशरी होता है वो डिसाइड करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, क्या मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है या नहीं आता है, ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करता है। NCRWC का जो केस था, वेंकटचल्य कमेटी थी एक, डिड नॉट अपोज इट, वो भी इसको अपोज नहीं करती थी। गाइस ये जो कमेटी थी 2000 में आई थी, ठीक है ना? हाँ, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2002 के अंदर। तो गाइस ये जो कमेटी थी ये 2002 के अंदर इसकी रिपोर्ट आई थी। ये कमेटी भी ये बताती है कि हमारा जो ये पहले बताओ कमेटी का काम क्या था। कमेटी का काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, कैसे वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमेटी बताती थी। NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी फुल फॉर्म में याद रख लेना। ठीक है, ये 2000 में आई थी कमेटी, इवेंट के चली कमेटी आई थी, और 2002 के अंदर इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो थी। ये बताता है कि ये भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता,
जो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है वो भी ये जो पार्ट ये भी इसको डिस्ट्रक्ट नहीं करता। ये भी मानता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल है। और इसके साथ साथ गाइस फिर धीरे धीरे करके सारी पार्टीज जो हैं वो भी बेसिक प्रिंसिपल को फिर मानने लग गई थी। ठीक है ना गाइस। तो आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट नहीं है, मगर फिर भी सब मानते हैं। ठीक है गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, पहले बताओ कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है या नहीं की जाती, पहले तो बता दो। क्योंकि मैं बताता हूँ, पार्लियामेंट के पास अभी मैंने बताया था आपको कि पार्लियामेंट के पास अपनी एक पावर है, मगर ज़रूरी नहीं कि सारी पावर उसके पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बंदों के पास पावर डिवाइडेड होती है। मतलब मेरा है कि बॉडी के पास, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। तो उसमें जो लेजिस्लेटिव है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के पास एक पावर है, जितनी पावर है वो उतनी ही जुडिशरी के पास, एग्जीक्यूटिव के पास भी है। मतलब उसके पास एक अपनी ओन पावर है पार्लियामेंट के पास, ऐसा नहीं कि सारी पावर उसी के पास है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अब जस्ट अ वेट, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एब्सेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लीड टू द रूल बाय द लॉ एंड द रूल ऑफ द लॉ। हाँ गाइज, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसको लीड करता है? रूल बाय द लॉ। जो रूल के द्वारा बनाया गया है उसको उस पर बिहार पे वर्क करता है, इंस्टेड ऑफ यूनी कि आप सोचो रूल ऑफ लॉ कुछ भी नहीं होता गाइज। रूल बाय लॉ, जो रूल के द्वारा बनाया गया, जो लॉ के द्वारा जो बनाया गया ना रूल, वो माना जाता है हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है ना गाइस, आपको ये याद रखना है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का जो फंडा है, आप कहोगे भाई बेसिक स्ट्रक्चर कैसे माने? बेसिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, याद रखना। फेडरलिज्म गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट भी उसका पार्ट है। डेमोक्रेसी मतलब फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ लॉ, ये 3 चीज़ें, जो 4-5 चीज़ मैंने आपको बताई, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको आता है कि भाई क्वेश्चन आता है कि विच आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपके पास ऑप्शन आ गए उसमें अंदर, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलर या कुछ भी अनदर भी आगे कोई, तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है ना गाइस। अब मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की, है ना। आप यूँ ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक चीज़ को अमेंडमेंट कर दो, नहीं, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है। ये किसने बताया? बेसिक स्ट्रक्चर ने बताया। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये भी कि भाई पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है भाई, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है ना। अब आपको पता होगा कि एक केस आया था, बहुत इम्पोर्टेंट केस था, बताओ कौन सा केस था? NJAC, ठीक है ना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो आया था गाइस हमारा इंडिया में, वो पार्लियामेंट ने एक बिल, गवर्नमेंट ने एक कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी थी एक, उसने बिल पास किया था किसके रिगार्डिंग? गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था NJAC को, NJAC को पास किया था बिल। तो उसमें क्या होता है कि जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की, तो जो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो थ्रू आउट कर दी गई थी। मतलब ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी वो बाइंडिंग नेचर की कर दी गई थी, पार्लियामेंट ने, मतलब पार्लियामेंट ने अमेंड करके अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है ना गाइस। मगर क्या होता है हमारे यहाँ पे ये है, क्या देखते हैं हम, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये था जुडिशरी था, वो इंडिपेंडेंट है। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो आप इस पर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसलिए फिर क्या होता है
NJAC का जो एक्ट आया था ना, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, खारिज कर दिया उसे, उसको माना नहीं गया। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसे बनता है क्वेश्चन भी, क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? यस, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैं कुछ आर्टिकल बता देता हूँ आपको, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे तो आपने पढ़े भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये यूज़ में आते ही आते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 141, 142, आर्टिकल 26 मतलब 226 और 227, तो आपको एक बारी 1 बाय 1 इनको रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है गाइस, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या सेपरेट ऑफ पावर है? हमें पता होना चाहिए, जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम सेपरेट ऑफ पावर, ये पावर सेपरेट करता है। उसके बाद देखो, ये बेसिक ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इम्पोर्टेंट है ये जो पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। जो पार्लियामेंट जो सिस्टम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब फंडामेंटल राइट और DPSP, तो गाइज हमको क्या है, ना फंडामेंटल राइट और ना DPSP, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। अब कैसे कहते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है भाई ये, और बल्कि लिखा भी है यहाँ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो हार्मनी एंड जो बैलेंस है, ये वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट और ना कि DPSP, क्योंकि सारे DPSP बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना कि हार्मनी ऑफ द बैलेंस बना के रखना है फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में। तो हार्मनी ऑफ बैलेंस इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट अ DPSP एंड अ फंडामेंटल राइट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो कुछ गाइज जैसे कि आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल 32 ये अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि फंडामेंटल राइट के हिसाब से आप रिट दायर कर सकते हो, आप रिट को दायर कर सकते हो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 के हिसाब से। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज ऐसे ही एक सेकेंड, ऐसे गाइज 136 ये स्पेशल लीव देता है पिटिशन की फॉर द मिलिट्री के लिए, सॉरी स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, स्पेशल पिटिशन दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि वो सारे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मगर जो आप पिटिशन दायर कर सकते हो वो एक तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल से रिलेटेड ना हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 141, 142 भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपका आर्टिकल 142 क्या बोलता है कि आपका 142 ये बोलता है कि अगर कोई भी क्या था 142, हमको अगर कंप्लीट जस्टिस, हमको एक कंप्लीट जस्टिस चाहिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, एक कंप्लीट लॉ लेके आ सकती है, अपना जजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी लॉ लेके आ सकती है। ये आर्टिकल 142 है, आपको पढ़ लेना है इसका। ठीक है ना, एज आर्टिकल 226 क्या होते हैं, 226 जैसे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो के लिए आर्टिकल 32 था रीट्स के लिए, ऐसे ही 226 है हाई कोर्ट के लिए रीट्स के लिए। बट ये तो है, इसके अलावा भी इसके पास और भी पावर है, अदर पर्पज़ के लिए भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें यूज़ में आता है 226, नॉट फॉर द रीट्स ओनली, रीट्स के लिए नहीं है खाली, अदर पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
बट हाई सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ रिट्स के लिए ही आता है ये, क्योंकि वही हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को ही सुप्रीम कोर्ट केस को हैंडल करता है। ऐसे ही गाइज हाई कोर्ट एज सुपरिंटेंडेंट ऑन कंट्री और ट्रिब्यूनल इन इट्स एरियाज। तो गाइज ये भी हाई कोर्ट के पास पावर है, सुपरिंटेंडेंट पावर है अपने कोर्ट्स की और ट्रिब्यूनल्स की। ठीक है, ये 227। अब आगे चलते हैं, इसमें इतना ही था ना। अब गाइज ये केशवानंदा भारती केस प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा इसको। ठीक है, हेड ऑफ द एडनीर मठ, हेड ऑफ द एडनीर मठ जो कि केरला में है, जो कि चैलेंज करता है एक्वाजिशन ऑफ हिज लैंड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइज ये था कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में लैंड आ गया था, किसका, हमारे केशवानंदा भारती जी का। तो केशवानंदा भारती ने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करे। तो वो तो डट गए भाई, नहीं हमें, वो चैलेंज करने लगे इस चीज़ पे। तो भाई इसके लिए 13 जज बेंच बनाई गई, जो कि आज तक की लार्जेस्ट बेंच थी एवर। ठीक है, इससे पहले इससे बाद में कभी भी मतलब इतने जजेस किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं रहे कभी भी। तो वह जो जज है, याद रखना गाइस, ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 जो है ना जजमेंट आया तो अपहोल्ड किया गया 24 अमेंडमेंट। ये याद रखना, अमेंडमेंट 24 अपहोल्ड किया गया। ठीक है, पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट बोलती है कि वो कोई भी ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी लॉ बना सकती है फॉर फंडामेंटल राइट के हिसाब से, मतलब वो कोई भी लॉ बना लेगी अपने फंडामेंटल राइट के लिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन है। अब आर्टिकल जुडिशरी विल डिसाइड द बेसिक स्ट्रक्चर। गाइज ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिखता है। जुडिशरी डिसाइड करेगी कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, याद रखना। ठीक है गाइज, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी याद रखो। केशवानंदा जी तो यहाँ पे केस हार गए थे, क्योंकि बता दिया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जब ये आया सामने तो केशवानंदा जी तो हार गए भाई, ये तो पार्टी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब क्या होता है, अब फिर क्या होता है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रियम्बल के अंदर ही बेसिक स्ट्रक्चर आता है, तो जाके केशवानंदा भारती जी का ये केस लड़ा गया था, तब जाके ये इस केस को जीते थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब गाइज ये कुछ केसेस हैं, आपको एक बार थ्रू आउट कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो एक वन बाय वन में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहला केस सरकारी प्रसाद, जो कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। ये बोलता है पार्लियामेंट किसी को भी अमेंड कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट किसी को भी अमेंडमेंट कर सकता है, ये बोला इसने। और हम इससे पहले भी पढ़ा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पावर है भाई, तो इसके पास भी एक पावर है भाई, एग्जीक्यूटिव के पास भी, लेजिस्लेटिव के पास भी है और जुडिशरी के पास भी है, तो इक्वल पावर है ना। तो पार्लियामेंट सब कुछ थोड़ी ना अमेंडमेंट कर सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ मतलब। तो उस टाइम पे जब ये केस आया था 1951 में, उस टाइम बोला था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। ठीक है ना, सज्जन सिंह का केस आया 1952 के अंदर, उस टाइम क्या बोलता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। दोबारा से फिर बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड कर सकता है एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। बस डिसेंडिंग जजमेंट भी आया उस टाइम पे, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम बेसिक फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पास कुछ बेसिक फीचर्स हैं। अब गाइज बेसिक स्ट्रक्चर से पहले बेसिक फीचर्स के बारे में बात आ गई थी, इसी से फिर आगे जाके बेसिक स्ट्रक्चर बना वो।
तो याद रखना यहीं से ही बात स्टार्ट हो गई थी। 1951-52 से बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहाँ से स्टार्ट हो गई थी इस बारे में, ठीक है ना गाइस। तो उसके बाद 1967 के अंदर गोलकनाथ का केस आया, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट गोलकनाथ का जो केस है वो बोलता है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को, और इसके लिए 11 जज की बेंच बिठाई गई थी गोलकनाथ के केस में, ये था गाइस। तो इसके बाद क्या होता है गाइस कि 24th अमेंडमेंट, मैंने अभी आपको पीछे भी स्लाइड में कहा था पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, अभी पढ़ा था ना अभी पीछे, दिखा देता हूँ आपको, देख लो ये लिखा था। अब हैड द अमेंडमेंट 24 अमेंडमेंट, तो वही है कि 24 जो 1968 में आया था अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कैन अमेंड कर सकते फंडामेंटल राइट को, मतलब पार्लियामेंट फिर डट गई अपनी बात से कि नहीं जी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं इसको फंडामेंटल राइट को। फिर उसके बाद क्या आता है, केशवानंद भारती केस आता है 1969 के अंदर। 24 अमेंडमेंट था ये बोलता है ये भी केशवानंद भारती के जो आपने 1968 में बोला था भाई कि ये करेक्ट है भाई, ठीक है हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कर सकती है, ये करेक्ट हो गया, बट बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए, मतलब बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन अगर अबॉलिश होता है तो उसको ध्यान में रखना है कि वो ना अबॉलिश है, ठीक है ना। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, वो जुडिशरी पे डिपेंडेंट है। वो कुछ भी कहीं लिखा नहीं हुआ ना कि भाई ये ही बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये चीज़ है, कुछ कहीं भी लिखा नहीं है, वो जुडिशरी डिसाइड करेगी भाई बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है गाइस। अब 1970 में क्या होता है, 42 अमेंडमेंट आता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, दोबारा से बोल देता है पार्लियामेंट की वो अमेंड कर सकता है कुछ भी, एनीथिंग। बल फाइनली 1971 में क्या होता है, मिनर्वा मिल केस आता है, पार्लियामेंट हैज़ लिमिटेड अमेंडमेंट पावर, ये बताता है पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडमेंट पावर है, कैन नॉट यूज़ लिमिट पावर टू गेट अनलिमिटेड पावर। जो तुम्हारे पास लिमिटेड पावर है उसको कहीं गलत जगह पे यूज़ ना करो, जो कि मतलब अपनी लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में ना यूज़ करो, ठीक है ना। जो आपके पावर दी ही नहीं है आप उसको ना यूज़ करो, जो जितने दिए हैं आप उसको वहीं यूज़ करो, इट मीन्स ये है, ठीक है। उसके बाद वामन राव का जो केस है, बेसिक स्ट्रक्चर डज नॉट अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं कर सकती रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जो आज जब से ये रिट्रोस्पेक्टिव आया ना तब से ही अप्लाई होना स्टार्ट होएगा, यूँ नहीं कि आप इसको 1951 से स्टार्ट कर रहे हो या इस बेसिक स्ट्रक्चर को, जब से लागू हुआ था केशवानंद भारती केस से तब से ही इसको लागू करना है, ठीक है गाइस, ये इसका डॉक्ट्रिन था। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी केशवानंद भारती केस, अभी इसमें मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स लेके आया हूँ आज। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बचे हुए 3 पार्ट भी इसके कवर कर दूंगा, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ चेंज करवाना हो आपको मेरी वीडियो में कुछ लगता हो कि भाई, तो बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है गाइस। ओके थैंक यू।